हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स क्लब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। हमारे साथ आज अमित भाई और परशुराम जी है। जब जो कि हम आ गए हैं वीकली डिस्कशन करने के लिए। जी हाँ, आपके साथ हम लाइव भी जुड़ सकते थे लेकिन कुछ कारणवश हम लाइव नहीं आए, तो इसलिए हम आज प्रीमियर पे आपके साथ संवाद साध रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ परशुराम जी है और हमारे साथ अमित जी भाई है। अमित भाई, परशुराम जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत पहले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनुज। बहुत चले अच्छा। तो आज कुछ हमारे मेन टॉपिक की एजेंडाज है जिसपे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला एक टॉपिक आज का निकल के आता है भाई, जो है हमारा पीएसएल, जो कि 3 दिन के बाद स्टार्ट होने वाला है। 2021 का जो सीजन है पीएसएल 6, उसका ही सीजन ये चल रहा है। पीएसएल 6 का ये जो पहला भाग था वो कराची में खेला गया था, कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान में। तो उसके बाद जैसे कोविड की वजह से इस टूर्नामेंट को पोस्टपोन करना पड़ा था और अब ये अबू धाबी में होने वाला है, जो कि वहां का शेख जायद नेशनल स्टेडियम है अबू धाबी का, वहां पे होने वाला है। ठीक है, तो ये टूर्नामेंट जो है 9 जून से 24 जून तक चलेगा और कुछ डबल हेडर्स होने वाले हैं। सबसे पहले अमित भाई, आपसे एक मेरा सवाल है। सबसे पहला सवाल दाग रहा हूं मैं आपको। आपको शेड्यूलिंग कितना बेकार लगा? क्योंकि देखिए, एक कुछ मैचेस ऐसे हैं कि जो 7:30 बजे स्टार्ट होंगे, और वो भी डबल हेडर भी रहेंगे, यानी 7:30 बजे से 11 बजे तक एक मैच, और फिर 11:15 से 2:30 बजे तक एक मैच। यानी जो मेन टीआरपी है, आप जो लेते हो बड़ी बड़ी लीग्स, इंडिया और पाकिस्तान में प्राइम टाइम होता है 7 से 11 का, आईपीएल का भी पीएसएल का भी। लेकिन जो ये शेड्यूलिंग है कितनी खराब लग रही है आपको? क्योंकि 45 डिग्रीज पे आप यूएई में टूर्नामेंट करवा रहे हो। अगर आप चाहते तो एसओपीज के साथ पाकिस्तान में भी टूर्नामेंट करा सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान में कोविड तो रिपोर्ट होता नहीं है, कोई टेस्ट तो करवाता है नहीं। तो पाकिस्तान में भी ये टूर्नामेंट हो सकता था, लेकिन फिर ये क्यों ऑप्शन चुना पीसीबी ने? और जो शेड्यूलिंग है उसमें ये क्यों किया गया मैंने 11 बजे के भी मैचेस और 2 बजे के भी मैचेस? देखिए अनमोल भाई, बात ऐसी है कि ये जो आप 7:30 से 11 बोल रहे हो, ये दिन का है या रात का है? सुबह का साढ़े ये सात बजे रात के मैचेस है। जो पहला मैच होने वाला है 7:30 बजे से 11 बजे के बीच, ठीक है, और दूसरा मैच होगा रात के 11 से रात के 2:30 बजे के बीच में। देखिए अनमोल भाई, ये तो जैसा आपने कहा है कि ये बहुत ही खराब शेड्यूलिंग है। मुझे तो भी पर्सनली लगता है कि ये बिल्कुल ये इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। और पता नहीं प्लेयरों ने कैसा इसे एक्सेप्ट कर लिया। नहीं देखिए, अबू धाबी के टाइम के अनुसार देखे पर अपने अमित भाई, तो अबू धाबी के टाइम के जहां पर पाकिस्तान में 7 बज रहे हैं, मैंने इंडिया में बज रहे हैं 7:30, अबू धाबी में बजते थे। ठीक है, बिल्कुल बरोबर। आप वहां पे 5:30 बज रहे हैं, 5:30 बजे से 9:30 में एक मैच, और 9:30 से 12:30 1 बजे तक एक मैच चल जाता है, कोई इशू नहीं है वहां के टाइमिंग के अनुसार। ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के टाइम। जो मेन टीआरपी सोर्स रहते हैं पीएसएल की, वो इन्हीं दो कंट्रीज से आते हैं टीआरपी। और फिर आप जब मतलब आपने जो ब्रॉडकास्टर्स है वो बेचारा आपको पे कर रहा है, वो ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान नहीं हो रहा है अमित भाई, ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान हो रहा है, लीग के टीआरपी का नुकसान हो रहा है। आप 45 डिग्री पे टूर्नामेंट करवा रहे हो यूएई में। आपको पता है इस टाइम पे समर चल रहा है, ना कि मॉनसून चल रहा है। इस टाइम पे उनका मॉनसून सीजन जरूर है, लेकिन वहां बारिश होती नहीं है। जी अनमोल भाई, बिल्कुल मैं भी उसी पॉइंट से बात कर रहा था। वही मेरा भी बोलने का वही पॉइंट था कि हमको ब्रॉडकास्टर का, इवन मीडिया वालों का, और जो जैसा आपने कहा कि हमारी जो ये पीएसएल हो या आईपीएल हो, इनकी जो टीआरपी है तो ये इन्हीं दो कंट्री से ज्यादा आती है। और आप यकीन कीजिए कि अब सोच लीजिए कि 12:30 1 बजे तक आपका मैच चलेगा। यानी अब वो 9 बजे का, जो जैसा आपने कहा कि वो आईपीएल दुबई का 5:30 बजे का टाइम है, तो आपको पता है कि मैचेस आजकल टाइम पे फिनिश होते नहीं है। तो उसमें भी आप यानी वो 9 का 9:30 10 बजे तक वो मैच शुरू होगा, 9:30 बजे तक। तब कहीं जाके वो 1 1:30 बजे रात, यानी लेट नाइट खत्म होगा। तो इससे प्लेयर को भी, भले वहां के 1 1:30 बजे हो पर अपने 2:30 बजे होंगे, उस समय प्लेयर को भी लेट नाइट का भी दिक्कत होगा। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो सही में ये शेड्यूलिंग बहुत गलत है। और रही बात आपकी, जो आपने कहा कि ये पाकिस्तान में भी हो सकता था, तो इसमें बात देखिए ऐसी है कि हो सकता है कि शायद ज्यादातर प्लेयर पाकिस्तान में खेलना अफोर्ड नहीं करते। अब इसमें यह है कि यूएई में होने से
काफी फॉरेन प्लेयर जो खेलना चाहते हैं वो आराम से खेल सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने देखा है कि पिछले साल यूएई में हमारा आईपीएल जितना सिक्योर था, इसलिए प्लेयर को ज्यादा कॉन्फिडेंस है, पाकिस्तान से बेहतर मानते हैं वो यूएई को। जी, आपकी बात तो मैं प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहा हूँ, बट अगर आप बात करो एक लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसपे आप वैसे भी पैसा खर्च कर चुके हो, करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हो, बीच में ऐसे मामला भी आए थे परशुराम जी, जहाँ पे ऐसा चल रहा था कि पाकिस्तान की कुछ जो पीएसएल की टीम्स है उनको एंट्री नहीं मिल पा रही थी क्वारंटाइन के लिए। जो होटल्स थे वो पहले से बुक्ड नहीं थे, उसके बाद होटल्स उनको बुक करना पड़ा। और इवन एक मामला ऐसा आ गया था कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको तक इंटरवीन करना पड़ा कि भाई हमारी टीम्स को एंट्री दे दो। तो ये मिसमैनेजमेंट है कि कंपेरेटिव टू बीसीसीआई। आपको पता हमारा जब पे आईपीएल जब स्टार्ट होने वाला था, एक महीने पहले से हमारी टीम्स एकदम सब कुछ रेडी था, रोड मैप सारा कुछ बना लिया था और हमें कभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई। बट वहां पे गवर्नमेंट लेवल पे जो अबू धाबी की जो गवर्नमेंट है वो तक हैरान है, वो खुद भी मतलब समझ नहीं पा रहे कि ये एकदम से पाकिस्तान ने अबू धाबी पे शिफ्ट किया और ऐसे कैसे हो गया। मतलब पीएसएल का जो मैनेजमेंट है, जो कोऑर्डिनेशन है गवर्नमेंट के साथ, कितना खराब लेवल का हो गया है, क्योंकि वो उनको पता भी नहीं था कि क्वारंटाइन मतलब एंट्री नहीं मिलने वाली है उनकी टीम्स को। ये कितना खराब है परशुराम जी, एक लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ऐसा है कि एक लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो आपने जो बात कही है वो सही है, लेकिन अब बात वही आ जाती है कि आप किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हो। जैसे कि आपके मतलब इंडिया के जो क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई ने जैसा 1 महीना पहले किया था, उसी हिसाब से अगर ये भी कुछ ऐसा ही करते तो ये सिचुएशन नहीं आती। और रही बात जो अभी पीएसएल यूएई में हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसा है कि जिस तरह से पिछली बार खेल रोका गया था, उस हिसाब से अभी जो फॉरेन प्लेयर है वो प्रेफर नहीं करते पाकिस्तान में खेलना। जी जी बिल्कुल। देखिए अनमोल भाई, मैं इसमें एक जोड़ना चाहूंगा, जैसा कि परशुराम जी ने कहा और आपने भी कहा है कि मैनेजमेंट की जो समस्या है, जैसा आपने कहा वो बिल्कुल सही है। मुझे ठीक से तारीख तो याद नहीं है, लेकिन अभी रिसेंट में 15 दिन या 17 दिन 18 दिन पहले ही अबू धाबी सरकार ने पाकिस्तान बोर्ड को अनुमति दी थी कि आप हमारे यहाँ खेल सकते हो। रही बात मैनेजमेंट की, तो जैसा अभी हमारे इंडिया का भी यही चल रहा है कि जो हमारा बचा हुआ आईपीएल है तो हम यूएई में शिफ्ट करेंगे। तो अभी हमारे पास बिल्कुल 2 से 3 महीने का टाइम है। यदि हमारा आईपीएल यूएई में शिफ्ट होता भी है तो वहाँ के गवर्नमेंट को भी और वहाँ के यानी हमारे इंडिया के बीसीसीआई को भी मैनेज करने में बहुत आसान जाएगा और बहुत बिल्कुल आराम से वो कर सकते हैं। और पाकिस्तान का और एक और चीज है ना, अगर आपके आपके क्रिकेट बोर्ड में सिफारिशी लोग बैठे हो तो वो लोग तो आपको मैनेजमेंट करके देंगे नहीं, जैसे बीसीसीआई में जी इलेक्टेड जी, बॉडी। मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये आज की ही बात नहीं है, ये हर दूसरे महीने हर 6वें महीने पाकिस्तान में ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं किसी प्लेयर को एंट्री नहीं मिली हो या किसी पाकिस्तान के फॉरेन में पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ हो। तो ये पाकिस्तान के साथ ऐसा उनका जो ढुलमुल रवैया है वो हमेशा ही सामने आता रहा है। चलिए अमित जी और परशुराम जी, अब हम तो क्रिकेटिंग मैनेजमेंट पे थे, अभी हम क्रिकेटिंग टर्म्स पे आते हैं। तो अब देखो, कराची किंग्स बहुत अच्छे फॉर्म में थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छे फॉर्म में थी, लाहौर कलंदर्स जो कि हमारे यहाँ की आरसीबी बोला जाता है, पिछले बार प्लेऑफ्स में पहुंच गई, इस बार भी इतना अच्छे फॉर्म में दिख रही थी। तो आपको क्या लगता है परशुराम जी और अमित भाई, सबसे पहले अमित भाई आपसे सवाल कि इस टाइम पे जो क्वेटा की जो टीम है जो कि सरफराज की कैप्टनशिप में खेलेगी, जो क्वेटा की टीम है, क्वेटा की टीम जो है बहुत ही बुरे फॉर्म में इस टाइम पे थी, जो तो क्वेटा की टीम को किस तरह से यहाँ पे कमबैक करना होगा, और आप किस टीम को अभी भी फेवरेट समझते हैं पीएसएल जीतने का? देखिए अनमोल भाई, बात ऐसी है कि अब काफी लंबा ब्रेक आ चुका है। आई थिंक सो कि 2-3 मार्च को कुछ ऐसा पीएसएल का जो रोक दिया गया था पीएसएल को, तो अभी 1-2 महीने का ब्रेक आ चुका है। तो हो सकता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर कुछ कमबैक करे, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि उनके जो कप्तान है सरफराज, वो रन तो बना रहे हैं, वो खुद के पॉइंट यानी खुद के परफॉर्मेंस उनका अच्छा है, पर वो मुझे नहीं लगता कि जैसा टीम को लीड करना चाहिए वैसा वो टीम को लीड कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि शायद जी जी। पीएसएल में ही उनके प्लेयर के साथ ही उनका कुछ झगड़ा हो गया था, ऐसा कुछ था, मुझे भी पता नहीं है बराबर, पर मैंने ऐसा सुना था।
और रही बात फेवरेट टीम की, तो वो तो अभी भी मैं कराची किंग्स को ही मानता हूँ, क्योंकि उनके पास अटैकिंग से लेके और टेक्निकली साउंड, जैसा कि आप जानते हो, बाबर आजम है और बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो उनके पास जो कि कराची किंग को एज देता है। जी, जैसे शर्जील खान है आपके पास, डैन क्रिश्चियन है आपके पास, जी 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 जी। बहुत सारे ऑप्शंस है। अच्छा बहुत परशुराम, सारे। आप कौन सी टीम को फेवरेट मानते हो? देखिए, मैं तो लाहौर लाहौर कलंदर्स को अपनी फेवरेट टीम मानता हूँ, क्योंकि वो भी टीम जो है अच्छे खासे फॉर्म में चल रही है। उसके हम्म। बाद खासकर ऐसा फकर है कि जमान की बात करें परशुराम जी, खासकर हाँ हाँ, फकर जमान। खासकर फकर जमान जिस फॉर्म में चल रहा है, वाकई काबिले तारीफ है। तो चलिए, आप दोनों के हिसाब से कराची और लाहौर बहुत अच्छी टीम रहेगी। अभी मेरी प्रेडिक्शंस में मैं अमित भाई के साथ एग्री करता हूँ, मुझे लगता है कराची किंग्स। और एक मेरी पर्सनल फेवरेट टीम है मुल्तान सुल्तान, शायद वो कुछ कर पाए, बट पता नहीं क्या होता है। चलिए, वो तो पाकिस्तान की बात होगी। अब हम चलते हैं आगे, और अभी हम थोड़ा और क्रिकेट की तरफ रहते हैं। हमें तो काफी सारे स्पोर्ट्स डिस्कस करने, पर अभी क्रिकेट की तरफ रहते हैं। थोड़ा सा बस 1 मिनट आप नजर डाल देते हैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जो मैच चल रहा था उसके ऊपर। तो पहले टिम साउदी के परफॉर्मेंस की बात करें तो टिम साउदी ने 6 विकेट लिए कल, लाजवाब प्रदर्शन। साथ ही साथ नील वैगनर का 1 विकेट और 3 विकेट काइल जेमिसन ने निकाले कल। तो बहुत ही शानदार इनकी गेंदबाजी रही। साथ ही साथ अगर हम देखें, इंग्लैंड की टीम की गेंदबाजी भी ठीक ठाक रही है, बट बैटिंग में इंग्लैंड ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया। बट यहाँ पे इस सिचुएशन में भी गेम खड़ा हुआ है कि आज पांचवा दिन है, कुछ भी हो सकता है, बट ड्रॉ के चांसेस ज्यादा है। तो अमित भाई और परशुराम भाई, आपको इस मैच से मतलब आप क्या लगता है कि आज के मैच में क्या ड्रॉ ही होने वाला है, या फिर कुछ रिजल्ट आते हुए देखते हैं आप आज? अनमोल भाई, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी यानी हमारे लिए खतरे की एक घंटी बज गई है। पहली बात तो आप इससे एग्री करेंगे हाँ जी, हाँ। कि जो जहां तक है टीम सऊदी, अब आप जानते हैं कि वो न्यूजीलैंड में, मैंने उनको न्यूजीलैंड में अच्छा करते हुए देखा है, बाकी बाकी कंट्रीज में उतना असरदार नहीं रहे हैं। पर जैसा अभी उन्होंने परफॉर्मेंस किया है कि उन्होंने 6 विकेट लिए हैं, और वो भी ऐसा नहीं है कि ठीक है अभी इंग्लैंड की टीम अपने कुछ प्रमुख बल्लेबाजों को आराम देकर खेल रही है, लेकिन देखिए ये क्रिकेट ऑन डे और ऑन ग्राउंड खेला जाता है, इसलिए आप ये एक्सक्यूजेस तो नहीं दे सकते और उनसे उनका क्रेडिट ले भी नहीं सकते। सो इसलिए टीम सऊदी ने तो बिल्कुल लाजवाब परफॉर्मेंस किया है। इंडिया के लिए तो बिल्कुल, हमारे विराट सेना के लिए खतरे की घंटी बजी है। और काइल जेमिसन, जैसा कि आप जानते हैं, वो तो अभी भी टीम इंडिया के लिए सरदर्दी है, क्योंकि पिछले बार भी जब उन्होंने टीम इंडिया के साथ डेब्यू किया था तभी भी वो सरदर्द बने हुए थे, और अभी शायद कुछ हद तक मुझे लगता है, जहां तक 10-20% जो भी है, क्योंकि विराट कोहली को उनका एज मिल सकता है, यदि क्योंकि वो उनके टीममेट थे तो नेट में उन्हें खेला होगा आईपीएल में। तो काइल जेमिसन भी अच्छे, जबरदस्त ये ऑलराउंडर हैं। रही बात इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में देखिए अब जैसा आप सभी जानते हो, और मैंने प्रमुख बल्लेबाजों को आराम दिया है, और आपने देखी होगी कि रोरी बंस ने जिस तरह से पारी खेली है, तो इससे काफी बड़ा पॉजिटिव साइन है इंग्लैंड के लिए। और रही बात मैच की, तो ये मैच बिल्कुल 80% ड्रॉ होगा, 20% में न्यूजीलैंड या इंग्लैंड दोनों के चांसेस हो सकते हैं, यदि न्यूजीलैंड रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो। चलिए, तो परशुराम जी, आपका क्या मानना है? आप भी ड्रॉ की तरफ जाते हैं या रिजल्ट की तरफ आ सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं तो अभी भी ये कहता हूँ कि अगर मतलब न्यूजीलैंड की टीम लंच तक अगर अच्छा परफॉर्म कर देती है तो इस मैच का पक्का मतलब रिजल्ट ही आना है। दोनों में से कोई ना कोई विन ही होगा। हाँ जी। जी हाँ, लेकिन बात वही आ जाती है कि न्यूजीलैंड को थोड़ा रिस्क लेनी पड़ेगी यदि, अब देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि इंग्लैंड के पास वैसी गेंदबाजी है, सिर्फ यदि जेम्स एंडरसन को छोड़ दिया जाए कि अगला कोई भी बॉलर उनका लंच तक उन्हें अलाउड करेंगे। हाँ ये ठीक है, यदि आप ओ रॉबिन्सन को निकाल दें। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ओ रॉबिन्सन को यदि आप निकाल देते तो आज इंग्लैंड बिल्कुल भी बैक फुट पर होती, इंग्लैंड यहाँ पर होती, शायद शायद होता कि न्यूजीलैंड ने अब तक अच्छी बढ़त बनाकर और इंग्लैंड को खिला रहा होता है, इंग्लैंड खेल रहा होता, ऐसा कुछ होता। तो बात यही है कि मुझे नहीं लगता, अकॉर्डिंग एक्सेप्ट फॉर ओनली जेम्स एंडरसन, कि उनको ही कुछ कर गुजरना होगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड लंच तक तो भी
न्यूजीलैंड कोई रिस्क लेगा। हाँ, लंच के एक आध घंटे बाद भले वो कुछ एक रिस्क लेकर खेल कर, यानी अभी 40-45 ओवर में 180 190 या कम से कम 150 रन बनाकर, तो भी 300 के आसपास का टारगेट वो देखेंगे यदि वो अपने को कंफर्ट में महसूस करना चाहेंगे तो। पर फिर भी अभी इंग्लैंड फिर भी इस इंग्लैंड पर सिचुएशन दबाव काफी रहेगा, इंग्लैंड पर काफी प्रेशर रहेगा। और इंग्लैंड, मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड जीतने के लिए जाएगा, इंग्लैंड को ड्रॉ ही करवाना होगा। और ये मैच मुझे तो लगता है कि 80% ड्रॉ है। चलिए, 62 पे 2 है इंग्लैंड। अगर हम न्यूजीलैंड अगर हम बात करें तो अभी बैटिंग कर रहे हैं काइल जेमिसन जो कि 2 रन पे है 24 गेंदों में, और उनके साथ बैटिंग कर रहे हैं टॉम लेथम जो कि 30 रन पे है 73 गेंदों में। तो ये तो कुछ अपडेट है। अभी हम अदर स्पोर्ट्स पे चलते तो पहले ये फटाफट अनमोल से। भाई, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, वो नील वैगनर बैटिंग कर रहे हैं 2 रन पे, हाँ, काइल अरे जेमिसन। काइल जेमिसन बोल रहे हैं, वो नील वैगनर है, माफ कीजिए। वो कैसा है, नील वैगनर और काइल जेमिसन सिमिलर टाइप के बॉलर है, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो बिल्कुल। उसके लिए माफी चाहते हैं दर्शकों से। चलिए फुटबॉल की तरफ चलते हैं फटाफट से, और फिर हम राउंड ऑफ कर देंगे क्योंकि ज्यादा लंबा शूट करना नहीं है। तो फुटबॉल की अगर हम बात करें तो कल है अफगानिस्तान और भारत का मुकाबला। अफगानिस्तान आप सब जानते हैं 152 रैंक पे है और इंडिया 105वें रैंक पे है। बट वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन से हमारी कोई उम्मीद अब बची है नहीं, क्योंकि हमने अफगानिस्तान के साथ फर्स्ट टाइम ड्रॉ करवा लिया। अगर वहां पे 2-1, अगर हम 2-0 या 2-1 भी जीत लेते तो हम ओमान के साथ चैलेंज भी कर सकते थे। कतर तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है, और इस ग्रुप से टॉप टीम होनी थी क्वालिफाई। अगर सेकेंड नंबर पर भी इंडिया आ जाता है तो कुछ नैरो चांसेस है क्वालिफाई करने के, कुछ नैरो चांसेस है कि गोल डिफरेंस कम करे, और नेट रन रेट जैसे क्रिकेट में था वैसे गोल डिफरेंस कम से हारे, 5-0 5-0 5-0 अगर अफगानिस्तान को हराने में कामयाब होता है, और अगला बांग्लादेश के साथ है, उनको भी 3-0 या 4-0 हराने में कामयाब हो जाता है, तो ये जो गोल डिफरेंस है इंडिया का बहुत आराम से कवर हो जाएगा, और तब एक कुछ चांस बनेगा। कि आपको मैं फॉर्मेट समझा देता हूँ। तो जो 2 ग्रुप्स है, जो 16 टीम्स वाली ग्रुप है, देखिए उसमें से हर टीम वन टॉप, मतलब जो हर टीम जो 32 में से हर एक टॉप टीम यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगी। यानी कि 32 में से आप समझ लीजिए 8 ग्रुप्स है, तो 8 टीम्स डायरेक्टली क्वालिफिकेशन पे आ जाएगी। और जो टीम सेकंड बेस्ट टीम्स है, वो 2-2 टीम्स वहां पे क्वालिफाई होंगी। तो इस हिसाब से वो 14 या 12 टीम्स का ऐसा राउंड बनाएंगे, राउंड ऑफ 12, उससे फिर राउंड ऑफ 4 बनेगा, और फिर वो फाइनल, सॉरी, राउंड ऑफ 12 बनेगा। राउंड ऑफ 12 में भी प्ले ऑफ मैचेस होंगे, और फिर 8 टीम जो है छट के 4 टीम्स बनेंगी। 4 टीम्स बन के फिर आपको डायरेक्टली रिजल्ट मिलेगा कि जो टॉप 4 या टॉप 2 टीम्स है वो क्वालिफाई हो गई एशिया से। तो ऐसा होता है, यहाँ पे शायद 4 स्पॉट्स रहते हैं एशिया से। तो देखिए ये है इस सिचुएशन, इंडिया को तो मिरेकल खेल दिखाना होगा। तो आप लोग क्या समझते हैं, कुछ चांसेस है जो, अगर हमें लगता है जो पॉसिबिलिटीज है, जो इतनी सी पॉसिबिलिटीज है, क्या कुछ कर सकता है इंडियन टीम? देखिए अनमोल भाई, बात ऐसी है कि जैसा कि आपने बताया है, पिछला मैच अफगानिस्तान के साथ इंडिया का ड्रॉ रहा था। और मुझे नहीं लगता, ठीक है, वो जैसा कि मैंने पिछले भी कहा, क्रिकेट में कि ऑन डे ऑन ग्राउंड खेला जाता है, तो दिन किसी का भी हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि इंडिया 5 नेल से जीतेगी। और अगर पर जीत भी गई तो भी इंडिया के वर्ल्ड कप क्वालिफाई के चांसेस तो बिल्कुल खत्म ही हो गए हैं। हाँ, अब रही बात यह है कि इंडिया को अफगानिस्तान के साथ एक जो भी है जीत दर्ज करनी चाहिए, बांग्लादेश के साथ भी जीत दर्ज करनी चाहिए, ताकि इंडिया एशिया कप के लिए, जो एशिया कप होने वाला है, उसके लिए क्वालिफाई कर सके। और इंडिया की सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया को ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ में बॉल पोजीशन रखनी होगी, क्योंकि पिछले बार आपने देखा था जो कतर के साथ हमने किया है कि हमने केवल हम 34% ही बॉल पोजीशन अपने पास रख पाए हैं, और जबकि अपोनेंट टीम ने 66%। ठीक है कि कतर इंडिया से थोड़ा कहीं बेहतर टीम है, लेकिन हमें अटैकिंग खेल दिखाने की जरूरत थी, हम थोड़ा ज्यादा डिफेंस में चले गए। ये भी बात उतनी सही है कि हमारे 10। एक्सीडेंट हुआ वो भी तो गलत था ना अमित भाई। हाँ, आपको ये पहले मिनट में ही आपको रेड कार्ड मिल जाता है, आप 10 प्लेयर्स के साथ खेल रहे होते हो। हालांकि देखिए, 1 मिनट में तो सिंपल बोल दूं, मुझे ईगोस टी मैक्स नहीं पसंद है, मतलब नहीं पसंद है। तो देखिए आप चाहे इंडिया उनके अंडर खेले, हम तो इंडिया को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब से वो आए तब से हमारी रैंकिंग धीरे धीरे जी डाउन जी, होती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप इमेजिन कीजिए कि 2019 में इंडिया 94 रैंक पे आया था। तो और वो कोच कौन थे, उनका है। नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, उनका नाम 150 मुझे।
154 पे आया था सर, 158 रैंक पे थे 2016 पे, हाँ जब उन्होंने कोचिंग लिया 3 साल हाँ पे ला लिया। उसके बाद नहीं पता इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को कौन सा रहमान कीड़ा ने काट दिया कि उन्होंने, अब हम कुछ भी नहीं बोल सकते। वीडियो को राउंड ऑफ कर लेते क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा अमित भाई अगर हम रीजंस डिस्कस करने लगेंगे तो। परशुराम जी। जी, पर आपका भी व्यू पॉइंट मैं जानना चाहता हूँ, कौन सी आपको लगता है इंडिया 5-0 हराएगा अफगानिस्तान को? देखिए इंग्लैंड क्या कहते हैं, इंडिया जो है, जहां तक मुझे लगता है कि फिर भी 40% चांस है कि इंडिया अफगानिस्तान को हरा सकता है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले जब मैच हुआ था अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का, तो ड्रॉ हुआ था। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ 40% चांस मैं इंडिया के साथ जाना चाहूंगा, और 60% चांस जो है वो ड्रॉ का होगा। इंडिया जीतेगा अफगानिस्तान से, ऐसा नहीं है कि नहीं जीतेगा, बट 5-0 थोड़ा ज्यादा मार्जिन हो जाता है, और बहुत ही मार्जिन हो जाएगा। हाँ, 2-0 या 1-0 से जीत जाएगा इंडिया अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि पिछला मैच भी उन्होंने ड्रॉ खेला था, तो उनको भी कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक समझ में आ ही गई होगी। देखो, तो एक बात है अमित, चाहे कुछ भी हो, इंडिया का गोल डिफरेंस जो है ज्यादा है नहीं। यानी इंडिया ने -2 गोल्स खाए हैं, 3 गोल्स किए हैं, माने अब इंडिया जो है +1 पे है गोल की अगर हम बात करें। तो अगर इंडिया 1-0 दोनों भी मैचेस भी जीत जाती है तो +3 पे रहेगा। फिर हमें डिपेंड करना होगा कि एशिया जो क्वालिफायर्स है, बाकी टीम हमसे थोड़ा वीक रहे, हम वो सेकंड बेस्ट टीम है, मतलब बहुत सारी मतलब ये है क्या बोलते हैं उसको, पॉसिबिलिटीज है। चलिए आप अमित भाई, आप वीडियो को एंड कर देते हैं, हमारे दर्शकों को लाइक और सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए बोल दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना से जितना हो सके उतना ज़्यादा कीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो या जो भी कुछ कंटेंट अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकॉन होता है, उसे जरूर प्रेस कीजिए। और परशुराम जी, आप भी अपने हमारे दर्शकों को बोल दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। जी देखिए दोस्तों, ये जो कंटेंट है, इसको सुन के आपको मतलब अच्छा लगेगा, यही उम्मीद करता हूँ। और वीडियो पसंद अगर आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सारे कंटेंट आपको सबसे पहले पता चले। थैंक यू सो मच।